स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे पास फेसबुक है, जिस पर आपका पेज कभी भी रिफ्रेश नहीं होता, जिसको आप एसपी एप्लीकेशन बोलते हो। एसपी एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जिस पर यूज़र आए, उसको रन टाइम पर डेटा मिल जाए। मतलब आप अपनी फेसबुक यूज़ कर रहे थे आधा घंटा पहला, लेकिन अभी आपके दोस्त ने कोई पोस्ट की तो आपको पेज रिफ्रेश किए बगैर ही नई पोस्ट मिल जाती है। तो इस टाइप की एप्लीकेशन को बोलते हैं एसपीए एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन। अच्छा, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लाइब्रेरी और एक होता है फ्रेमवर्क। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क होता है कि आपको फ्रेमवर्क, अब हम जो यूज़ कर रहे हैं ये लाइब्रेरी, जिसके अंदर लाइब्रेरी है हमारे पास रिएक्ट, फ्रेमवर्क है एंगुलर। फ्रेमवर्क क्या होता है? एंगुलर, मतलब उसके जो जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है एंगुलर। लाइब्रेरी हमारे पास क्या होती है कि आपकी अपनी मर्जी, उसको आप खुद जाकर चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको चला सकते हो। फ्रेमवर्क आपको उसके मुताबिक चलना है। एग्जाम्पल अगर हम बनाएं, आप किसी के घर पे गए हो तो आप एक फ्रेमवर्क हो, तो आपको उनके मुताबिक चलना। ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ जाके बैठो, वहाँ भी खाना ले आओ, जब वो खाना लगाएंगे तभी आप जाओगे, ऐसी है ना भैया। तो फ्रेमवर्क में क्या होता है कि जो चीज़ जिस तरह बोली गई है आपको वैसे का वैसा लिखना है। लाइब्रेरी में क्या है, आपकी अपनी मर्जी, आपका अपना घर है, भूख लगी है, खाना ले आओ भाई, चाय पीनी है चाय ले आओ, तो आपकी अपनी मर्जी है। लाइब्रेरी के अंदर मेन डिफरेंस यही होता है कि आपको उसका पैटर्न फॉलो नहीं करना होता, वो आपकी मर्जी है, वो आप अपने हिसाब से उसको अपडेट या चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एसपी एप्लीकेशन, सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सबसे बड़ी एग्जांपल, एक तो मैंने आपको फेसबुक बताई, दूसरी आपका एग्जांपल है ओएलएक्स। ओएलएक्स पे आप जाते हो, सिंपल कोई भी पेज आप ओपन करते हो तो ये रिफ्रेश कभी भी फर्स्ट टाइम चलेगा, सब डेटा इसने लोड कर लिया। अब ये जब भी कोई दूसरा पेज ओपन करेगा तो कभी भी ये रिफ्रेश नहीं होगा। अगर आप देखोगे, मैं कोई भी पेज ओपन कर रहा हूँ तो ये रिफ्रेश नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भाई ये सिर्फ कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं। आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन को हम इस तरह पहचान सकते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है। उस एप्लीकेशन का पेज कभी भी रीलोड नहीं होता, उसको रीलोड, अब मैं कहीं पर भी क्लिक कर लूँ, हेडर फुटर, यहाँ पर भी क्लिक कर रहा हूँ, अब आप यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये कोई रिफ्रेश नहीं हुआ। रिफ्रेश का मकसद यूँ करके लोडर फिर से चलता है, ऐसा। हाँ, अब आप बोलो सर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो चल रहा है, भाई क्लिक करने पर तो चलेगा, पेज के अंदर की बात हो रही है कि जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो, किसी और पेज पर जाते हो तो आपका पेज रिफ्रेश नहीं होता, ये बाय डिफ़ॉल्ट रन टाइम पे डेटा लेके आ रहा है। तो इस टाइप की एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं? सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसका प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके सिस्टम में रिएक्ट और नोड जेएस होना चाहिए। सबके पास नोड जेएस तो है ना भाई। सिंपल आप यहाँ पर जाओगे, आप जाके चेक करोगे npm वर्जन, जिससे आपको नोड जेएस का वर्जन पता लग जाएगा जो अभी आप यूज़ कर रहे हो। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सब नज़र आ सके हमें। तो हमने यहाँ जाकर लिखा npm वर्जन, तो हमारे पास यहाँ पर npm का क्या आ गया? वर्जन आ गया। इसी तरह हम नोड जेएस का ही वर्जन चेक कर सकते हैं कि नोड जेएस का वर्जन कौन सा है? 22 है। आ रही समझ के? आपके सिस्टम के अंदर भाई npm होना चाहिए, नोड जेएस होना चाहिए इंस्टॉल। अब आपने वाइट का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना, देखें, अगर आप अपने जहन में ये चीज़ लेके जाएंगे ना कि यार वो टॉपिक तो हमने पढ़े हुए नहीं है और ये कैसे कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। ऐसे नहीं कि भाई जब हम वो पढ़ेंगे तो ही ये हमें आएगा। आपस में कनेक्टिविटी तो है, ऐसा नहीं कि कनेक्टिविटी नहीं है। अगर कनेक्टिविटी होती ना तो हम डायरेक्ट रिएक्ट से स्टार्ट करते, क्यों एचटीएमएल पढ़ाएगी? कनेक्टिविटी तो है, लेकिन हम थोड़ा टाइम देंगे, खुद ब खुद हो जाएगा। अब जेन में अगर हम ये चीज़ लेके बैठेंगे ना, अबे यार वो चीज़ तो अभी तक की नहीं, मैं कहाँ से रिएक्ट स्टार्ट करूँगा? रिएक्ट मुश्किल है, लेकिन आप अगर इसको टाइम दोगे ना, जैसे जो 1 से 3 वाले हैं वो अगर 1 घंटा दे रहे हैं, आपको 2 घंटे देने हैं, वो 2 घंटे दे रहे हैं, हमें 4 घंटे देने हैं। क्यों? कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा हम इंशाल्लाह उनके साथ पहुँच जाएंगे। तो साथ उसी तरह पहुँचेंगे, आप भी मेहनत करोगे, मैं भी मेहनत करूँगा, हम एक लाइन पे आ जाएंगे। अगर हमने यही सोचा ना कि यार अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, तो फिर भाई आज की क्लास है, नेक्स्ट 2-3 क्लासेस होंगी, उसके बाद हम अलग हो जाएंगे क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी।
तो फिर आप बोलोगे छोड़ दो अब नहीं। तो अब आज जाकर रेक्ट स्टार्ट करना है। जितना आज मैं कराऊंगा, जो पिछले टॉपिक हैं वो हम साथ साथ करते रहेंगे। टाइप स्क्रिप्ट की आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूंगा। अभी भी मैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे ऐड हो जाऊंगा, तो सब जो भी मैंने कोड वगैरह कराया वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ उसको भी करोगे, साथ साथ इसको भी करोगे, क्योंकि आपको दोनों चीज़ों को लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये रेक्ट कर रहे हैं वो टाइप स्क्रिप्ट को भूल जाए, नहीं, आपको वो भी करना है। आ रही है समझ सबको या नहीं? बाकी बात करते हैं कि भाई हमने तो फायरबेस नहीं किया, तो मैं, क्योंकि रेक्ट में शुगर है फायरबेस स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं उनको अब आस्था करके, ताकि जब रेक्ट में हम फायरबेस पूरी करेंगे, जिसमें क्लाउडनरी भी आ जाएगा, जिसमें ऑथेंटिकेशन, क्योंकि आपको किसी भी एक में करना है ना भाई। मतलब आपको फायरबेस करने का मकसद कि आपको फायरबेस यूज़ करना आ जाए। मैं उनके पास फायरबेस को यूज़ जो है वो अभी नहीं कराऊंगा, थोड़ी आस्ता स्पीड कर लेंगे हम, तो हम एक लाइन पे आ जाएंगे। तो हम फायरबेस के जितने टॉपिक बाद में रह गए, मैंने अब अभी तक डेटाबेस नहीं करवाया, जो मैंने कल करवाया वो हमारे ऊपर से किया होगा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में या जब हम फायरबेस रेक्ट के साथ करेंगे पूरा रिपीट कराऊंगा। दूसरी बात की थी मैंने क्लाउडनरी भी हम रेक्ट के साथ ट्राई करेंगे। और क्लाउडनरी क्यों यूज़ होता है? इमेजेस को अपलोड करने के लिए। फायरबेस में इससे पहले ऑप्शन हुआ करता था कि आप इमेजेस अपलोड कर सको, अभी ये नहीं देता, अभी आपको यूज़ करना पड़ता है क्लाउडनरी। पानी देना यार। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये चीज़, अब आपने अपने जहन में ये चीज़ नहीं लेके आनी कि यार हमने ये टॉपिक नहीं किया तो हमें नहीं आ सकता। कोई मुश्किल नहीं है, आप इंशाल्लाह कवर कर लोगे। सही है भैया? तो अब हम वाइट के ज़रिए पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। वाइट एक आपके पास फ्लेवर है, जैसे अक्सर लोग वाइप पीते हैं ना, तो वो मल्टीपल उसके फ्लेवर होते हैं कि भाई उस फ्लेवर का अलग मज़ा है, उस फ्लेवर का अलग मज़ा है। इसी तरह वाइट एक जावास्क्रिप्ट का फ्लेवर बनाया गया है। अगर हम रेक्ट के साथ करते हैं तो हमें मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ती हैं, और इससे आपके पास सिस्टम में एक्स्ट्रा स्टोरेज वो ले रहा होता है। तो इसीलिए एक फ्लेवर बना दिया गया वाइट का, जिसके ज़रिए आप चाहो तो एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाओ, आप चाहो तो रेक्ट का बनाओ, आप चाहो तो Vue.js का बनाओ, मतलब जिसका चाहो आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे गया, यहाँ जाकर एक नया फोल्डर बनाया, वेब एंड मोबाइल बैच 4 के नाम से, और यहाँ जाकर आपने CMD, यहाँ जाकर आपने लिखा npx create white@latest। ये कमांड से आप अपने पास प्रोजेक्ट को चलाते हो। npx create @latest। मैं ये सब कमांड आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, और ये इंशाल्लाह आप, क्योंकि जब हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाएगा तो मैं आपके साथ ये सब शेयर करता रहूँगा कि भाई ये पूरी नोटपैड फाइल। तो ये लाइन बीच में कौन सी आ रही? मैंने अभी देखा है कि यार ये बीच में, यार अरबाज ये बीच में ये लाइन आ रही है यार, तो वो डिफ़िकल्ट हो रहा है कोड देखने में ना। ये क्या मसला है इसका? अच्छा, चेक करो फिर यार, अगर हमने पैर मारा तो सॉरी भाई। मेरा वहाँ से होगा कुछ ना कुछ फोकस वगैरह का, नहीं हटा रहा। ये कब से आ रहा है? ये हाँ बढ़ गया। अच्छा भैया, तो हमारे पास ये कमांड है जिसके ज़रिए आप रेक्ट का वो वाइट के ज़रिए, हाँ हाँ लेटेस्ट स्पेलिंग सही है ना भाई लेटेस्ट की? npx रेक्ट नोड पैकेज एग्जीक्यूटेबल, इसमें दो होते हैं, एक होता है npm और एक होता है npx। दोनों में फ़र्क क्या है? ऊपर वाला होता है नोड पैकेज मैनेजर, नीचे वाला नोड पैकेज एग्जीक्यूटेबल, कि कोई भी कोड को एग्जीक्यूट कर सके। तो अभी जब आपका प्रोजेक्ट बनता है तो npx से बनता है, जब कोई चीज़ आप इंस्टॉल करोगे तो npm से करोगे। सही है भैया? तो अब हम यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो आपसे पूछता है कि आप
प्रोसीड करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ भाई, वाई प्रेस किया। तो हमारे पास ये कुछ टाइम लेगा। अच्छा, रेट के हिसाब से कोई सवाल, कोई जेन में आ रहा हो, कोई भी चीज़? हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या बोल रहा है भाई? अच्छा एक मिनट, मेरे ख्याल में रेक्ट में ना बस ये होता है कि आपको कोड अलग स्ट्रक्चर में लिखना पड़ता है। मेरे ख्याल जब रेक्ट का प्रोजेक्ट, अच्छा भाई हमारी मिस्टेक है। आप यहाँ पर लगाओगे npm, npx नहीं होगा, क्या होगा? npm। उसके बाद आप ये कमांड लगाओगे नोड पैकेज मैनेजर, क्योंकि आप फ्लेवर यूज़ कर रहे हो। अगर आप रेक्ट से करते हैं ना, अच्छा रेक्ट की कमांड क्या है? अगर आपको डायरेक्ट कोई पूछे भाई रेक्ट की कमांड क्या है, तो ये आप कमांड चलाते हो सिर्फ रेक्ट को करने के लिए। अगर आपको अपने सिस्टम में रेक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है तो आप ये कमांड चलाओगे। मैं फिर भी ये बना के दिखा देता हूँ कि कल कोई बोले यार सर वो रेक्ट तो कराई नहीं थी, तो रेक्ट का ही बता दूँ या क्या बता, मुझे भी शार्ट करने सिलाने वाले, तो फिर आप बोले नेक्स्ट ट्रेनर को अबे यार उसने तो कुछ कराया नहीं था, हैं? नहीं, घर तो आप इंशाल्लाह नहीं जाओगे यार, घर तो ट्रेनर ही जाएगा बेचारा। तो अब आप इससे आपके पास रेक्ट का प्रोजेक्ट बनेगा। रेक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए भैया ये कमांड है npx create रेक्ट ऐप। अब किसी के ज़हन में सवाल होगा, अबे सर आप बोल रहे हो रेक्ट पढ़ा रहे हो तो ये कमांड चलाओ ना। और जब हम रेक्ट पढ़ रहे हैं, इससे आपके सिस्टम में स्पेस ज़्यादा लेता है और लोडिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो वाइट एक, हाँ इस लाइन से वाइट एक फ्लेवर बनाया गया जिसके ज़रिए आप इजीली रेक्ट का कोई भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो आपने सिस्टम को, अभी ये हो रहा है, अब देखो ये अभी ये यहाँ पे हो रहा है और ये आपका टाइम लेगा, अभी ये हो रहा है। तो आप दोनों में फ़र्क देखेंगे कि ये बहुत स्पीड में होता है। तो हम यहाँ बोलते हैं वाइट या न्यू ऐप के नाम से इसका नाम दे दिया। मतलब आप याद रखना है प्रोजेक्ट के नाम के अंदर स्पेस नहीं आता, लेटर कैपिटल नहीं होते, सब स्मॉल होने चाहिए। अगर 2 लेटर हैं तो बीच में अंडरस्कोर लगाओगे, स्पेस नहीं दोगे। आ रही है समझ? अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपका फ्लेवर कौन सा है, फ्रेमवर्क कौन सा है। आपने बोला भाई रेक्ट यूज़ कर रहे हो, एंगुलर यूज़ करना है। अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? रेक्ट। उसके बाद आपसे पूछ रहा है भाई टाइप स्क्रिप्ट के साथ बनाऊं या जावास्क्रिप्ट। अभी हमने क्या पूछा कि जावास्क्रिप्ट के साथ बनाओ, तो आपके पास ये आ गया। फिर आपने बोला cd स्पेस न्यू ऐप, और यहाँ जाकर आपने बोला भाई न्यू ऐप के बाद ये कमांड चलाने के बाद आप चलाते हो npm इंस्टॉल। अब सवाल किसी का कि सर cd क्यों लगाया है? cd स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, और आगे आपने अपना नाम दे दिया प्रोजेक्ट नेम, जहाँ पे आपको लेकर जाना है। दूसरी कमांड आपको चलानी है npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल इसलिए चला रहे हैं कि आपके पास जब प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो कोई डिपेंडेंसीज ये इंस्टॉल नहीं करता। तो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड चलाते हो npm इंस्टॉल। शॉर्टकट आई चला लो या npm इंस्टॉल चला लो, दोनों का एक ही काम है। आई स्टैंड फॉर इंस्टॉल। अब आपका शौक हो कि INS लिखूं, नहीं, या आई या इंस्टॉल। अरे समझ कि शॉर्टकट है तो हम INS लगा दें, नहीं, या आई लिखोगे या फिर इंस्टॉल लगाओगे, इन दोनों में एक लगाओगे। तो अब आपके पास ये देख रहे हो, ये आपके पास बोल रहा है नहीं भाई मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा, आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम आ गया और अनएबल टू रिजॉल्व डिपेंडेंसीज बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इसने बना भी दिया। अब डिपेंडेंसीज क्या ये बताता हूँ। आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी मल्टीपल डिपेंडेंसीज यूज़ हो रही होंगी वो यहाँ पर है। डिपेंडेंसीज ये होती हैं कि उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, मिसाल के तौर पे आपने बूटस्ट्रैप यूज़ किया, मटेरियल यूआई यूज़ किया। जब आपने HTML के अंदर बूटस्ट्रैप यूज़ किया था तो एक CDN लिंक लगा रहे थे। यहाँ पर CDN लिंक नहीं लगाई जाती, यहाँ पर पैकेज को इंस्टॉल किया जाता है।
तो डिपेंडेंसी ये बताती है कि इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। जब ये इंटरनेट पे होस्ट होगा तो ये इंटरनेट से उठाएगा कि भाई मुझे रेक्ट का ये वर्जन ला के दो, मुझे बूटस्ट्रैप का ये वर्जन ला के दो, क्योंकि सबसे मेन फोल्डर जो इसके अंदर होता है वो होता है कौन सा, नोड मॉड्यूल, और इसके अंदर सबके बड़ी फाइलें होती हैं। अगर ये डिलीट हो गया तो काम नहीं चलेगा। फर्स्ट टाइम ये नहीं बनाता, ये तब बनाता है जब आप क्या कमांड चलाते हो, npm इंस्टॉल। हर प्रोजेक्ट में आपको बनाना पड़ेगा ये, मतलब जब जब नया प्रोजेक्ट बनाओगे तब तब ये कमांड चलानी है और ये कमांड चलानी है। सही है भैया। अब हम थोड़े से कोड की साइड पे आते हैं। जिसके ऊपर से जा रही है भाई टेंशन मत लो, आ जाएगा सब। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे है इसका नाम लिखा हुआ है, इसका वर्जन लिखा हुआ है, क्या टाइप मॉड्यूल, स्क्रिप्ट ने आपने डेव। स्क्रिप्ट का मकसद कि इस प्रोजेक्ट को कैसे चलाया जाएगा। इस स्क्रिप्ट का मकसद होता है कि इस प्रोजेक्ट को कैसे चलाया जाएगा। सबसे पहले डेव का मतलब जब आप डेवलपमेंट मोड के अंदर हो, मतलब अभी जब मैं सिंपल कोडिंग कर रहा हूँ तो मैं ये कमांड चलाऊंगा। जब मैं इसकी बिल्ड बना लूँगा तो मैं क्या लगाऊंगा, npm रन बिल्ड। किसी भी स्क्रिप्ट को चलाने के लिए आप कमांड चलाते हो स्क्रिप्ट का npm रन स्क्रिप्ट नेम। यह नाम पूरा लिख दूं ताकि समझ आ रहा हो। तो आपके पास आप ये चलाते हो npm रन स्क्रिप्ट का नाम, स्क्रिप्ट नेम से मुराद अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेव। तो मुझे अगर डेव चलानी है तो मैं क्या चलाऊंगा, npm रन डेव। स्क्रिप्ट नेम की जगह जो आपको चलाना है। अब फर्क क्या है भाई, ये डेव क्या है, जब आप कोडिंग कर रहे होगे, अभी आप कोडिंग कर रहे हो तो आप क्या चलाओगे, npm रन डेव। बिल्ड, जब इस फोल्डर को आपने बिल्ड बनाना है और कहीं होस्ट करना है नेटलीफाई पे, फायरबेस पे, ताकि एक लिंक आ सके, तो आप क्या बनाओगे, npm रन बिल्ड। लिंक क्या आपने ये चेक करना है कि भाई इस प्रोजेक्ट में कोई इशू तो नहीं है, कोई वार्निंग तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, तो आप npm रन लिंक लगाओगे। npm रन प्रीव्यू का मकसद कि भाई अब जब इसकी बिल्ड बन जाएगी उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा, उसके लिए आप ये कमांड चलाओगे। आ रही समझ सबको? हाँ, ये कमांड मतलब ये अभी के लिए सिर्फ कमांड, इसको रन करने के लिए। जैसे मिसाल तो अब मुझे चलाना है npm रन डेव, तो मेरे पास ये एक लिंक देगा, ये लिंक मैंने कॉपी की, यहाँ पर आया, पेस्ट किया, तो आपका ये कोड आ गया, वाइट प्लस रेक्ट। इसने शो करा दिया कि आप वाइट के साथ प्लस से रेक्ट कर रहे हो। अब ये कोड हम कहाँ से लिखेंगे, हमें चेंज करना है, तो वो बताता हूँ। सोर्स का फोल्डर है, सोर्स के अंदर app.js मेन फाइल है। इस फाइल में देखें, आप जब भी स्टार्ट करेंगे सबसे मेन फाइल होती है कौन सी, main.js। आपके पास रेक्ट के अंदर दो टाइप के डोम होते हैं। इससे पहले जो आपने डोम पढ़ा था वो था रियल डोम, और अभी जो रेक्ट में यूज होता है वो कौन सा होता है, वर्चुअल डोम। फर्क क्या होता है, देखो रियल का मकसद जो चीज़ उसकी अपनी होती है, रियल का मकसद क्या है, जो चीज़ उसकी अपनी। वर्चुअल मकसद कि वो रन टाइम पे बनता है। रेक्ट का डोम, रेक्ट इसको यूज करता है रन टाइम पर एक वर्चुअल डोम क्रिएट करता है अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। तो डोम क्या है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो आपका ये पूरा पेज शो हो रहा है, ये पूरा एक डोम है। तो जैसे प्रोजेक्ट रन हुआ है तो उसने एक वर्चुअल डोम बनाया है। सवाल है कि वर्चुअल डोम क्यों बनाता है, क्योंकि रियल डोम पर पेज को रिफ्रेश होना पड़ेगा। एक अटैक पड़ा था, सर नींद आ रही है? अच्छा, मैंने कहा बिल्कुल हम सो गए थे। तो रियल डोम हमने पढ़ा था, एक अटैक था एच लिंक, एक अटैक तो पढ़ा था ना, हाइपर रेफरेंस। उस पर क्लिक करते थे तो एक नया पेज आता था, तो वो पूरा उसके लिए एक रियल डोम बनता था। यहाँ पे रियल डोम नहीं होगा, यहाँ पे वर्चुअल डोम होगा। ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि यार रेक्ट वर्चुअल डोम सपोर्ट करता है। क्यों वर्चुअल डोम सपोर्ट करता है, ताकि रन टाइम पर चेंजिंग हो सके और पेज रिफ्रेश ना हो। सही है भैया? तो अब हम कोड की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे जो मेन फाइल है वो है main.js। main.js के अंदर आपने कोड लगाया जिसके अंदर अब ये क्या है, रूट, क्रिएट रूट। मेन आपका स्टार्ट होता है क्रिएट रूट से, जो कहाँ से आता है, रेक्ट के अपना डोम। जो मैं अभी बात कर रहा था रेक्ट डोम, जो वर्चुअल डोम है वो कहाँ से आता है, रेक्ट का डोम से आता है। हमने इंपोर्ट की स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ी ना। देखें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, याद रखना है। देखो ये सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, कहीं से आएगा तो इंपोर्ट,
कहीं जाएगा तो एक्सपोर्ट। तो इसी तरह ये कोई चीज़ हम मंगा रहे हैं, ये किसी फाइल से हम चीज़ मंगा रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, इंपोर्ट। कहीं से बाहर भेजेंगे तो हम क्या लगाएंगे, एक्सपोर्ट। अभी इसका सब बताता हूँ कि ये क्या सीन है। अच्छा, तो मेन फाइल है कौन सी, मेन डॉट जेएस। मेन डॉट जेएस के अंदर आपने क्या कॉल किया हुआ है, ऐप को कॉल किया हुआ है। ऐप के अंदर आपका मेन कोड है। तो आपने याद रखना है अभी के लिए कि मेन डॉट जेएस सबसे मेन फाइल है, उसके अंदर ये आपकी मेन कोड ये कॉल हो रहा है। अगर मैं ये सब का सब हटा दूंगा जो ये लिखा हुआ है तो आपके पेज के ऊपर कुछ भी यहाँ पर शो नहीं होगा। क्यों, कि आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब मैं ये पूरा कोड हटाता हूँ और मैं कोड खुद लिखता हूँ ताकि हमें पता हो कि भाई हम कोड रेक्ट में किस तरह लिखते हैं। आप जब भी रेक्ट के अंदर कोड लिखोगे तो एरो फंक्शन के साथ लिखोगे। किसके साथ लिखोगे, एरो फंक्शन के साथ। आपने एक बनाया ऐप इक्वल टू एरो फंक्शन। एरो फंक्शन ऐसे ही बनता है, सही है। तो आपने ये एक एरो फंक्शन बनाया, उसके बाद आप लगाते हो क्या, रिटर्न। रिटर्न के बाद आपने लगा दी क्या, स्मॉल ब्रैकेट। सवाल क्या है भाई, ये रिटर्न क्यों लगाते हैं, क्योंकि रेक्ट के अंदर आपको रिटर्न लगाना ज़रूरी है। रिटर्न नहीं लगाओगे कुछ भी शो नहीं होगा। मतलब आपके पास H1 हेलो आपने ये लिखा, आपने ये लिखा, आउटपुट पर कुछ भी शो नहीं होगा। एक चीज़ भाई क्यों शो नहीं हो रहा, यहाँ पर एक एरर आ रहा होगा। चेक करते हैं क्या एरर आ रहा है भैया। ये बोल रहा है देखो यार, डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम। आपने मुझे एक नाम दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, ऐप, जो कहाँ से आ रही है, ऐप डॉट जेएस। जब किसी भी फंक्शन को बाहर भेजना है, किसी भी फंक्शन को बाहर भेजना है तो आप क्या लगाओगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, उसका नाम, फंक्शन का नाम, जो भी नाम होगा। यहाँ पर नाम क्या है इसका, ऐप। अब मैं यहाँ पे आया और पेज पे रिफ्रेश किया, वो एरर तो चला गया। इससे पहले एरर आ रहा था ना भैया एक, ये देखो मैं यहाँ पे आया, एरर आ रहा है। मैंने जैसे ये एक्सपोर्ट की लाइन लगाई, एरर क्या हो गया, चला गया भाई। अब यहाँ पर क्या है कि भाई ये शो क्यों नहीं हो रहा, हेलो लिखा शो होता, क्योंकि हमने क्या नहीं लगाया, रिटर्न। रिटर्न लगाना बहुत ज़रूरी है, आपको लाजमी है रिटर्न लगाना। आप रिटर्न लगाओगे, अब आप यहाँ पे आए, क्या लिखा हो, आ गया हेलो। आप बोलोगे सर अबे भाई हम तो यहाँ से स्टार्ट करते थे, ये हेलो नीचे से कहाँ से आ रहा है। इसलिए क्योंकि भैया आपके पास लगी है इंडेक्स डॉट CSS, इसके अंदर कुछ ऐसा कोड लिखा है, तो इस सबको हटा दिया हमने कि हमें कुछ ही नहीं चाहिए भाई, हम सब खुद करेंगे। तो इसलिए आपने ये खाली किया, तो अब आपके पास हेलो कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है। आ रही है समझ। अब हमें पता है कि भाई बॉडी पे बैकग्राउंड कलर करना है, तो आपके पास यूं करके, ये मतलब जो चीज़ें लिखनी है वो आप यूं करके। HTML में आप चीज़ें लिखते थे लिंक का टैग लगाकर, क्या लगाकर, लिंक का। यहाँ पर किसी भी क्लास के लिए, मिसाल के तौर पर अगर मुझे इसके लिए एक चीज़ बनानी है तो मैं यहाँ पर आकर, जैसे एक फाइल बनी हुई है, इसको डिलीट करते हैं, दोबारा से बना लेते हैं ताकि हमें भी कुछ पता हो कि फाइल कैसे बना रहे हैं। अच्छा, तो आप रेक्ट के अंदर जब भी फाइल का नाम रखेंगे JSX रखेंगे। क्यों भाई, ये क्यों, इससे पहले तो सर आप, इससे पहले की क्लासेस में तो हमने .js लिखा था, अब JS क्यों, JXS, क्योंकि भैया आपकी फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट विद XML। JSX क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट भी लिखोगे और उसके साथ HTML का कोड भी लिखोगे। इससे पहले क्या था कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट आप अलग लिखते थे index.html में, या जो HTML की फाइल थी वो अलग थी, ऐसे ही था ना भैया, दो फाइलें। अब एक ही फाइल में पूरा कोड लिखोगे तो अब आपकी एक्सटेंशन क्या होगी, .jsx है, जावा स्क्रिप्ट विद XML। भैया सोना नहीं है यार, समझ नहीं आ रही तो बता सकते हो भाई। यहाँ तक सबको समझ आ रही है, या सब ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, आ रहा है भैया, बस कोशिश करो हो जाएगा यार, इतनी मुश्किल नहीं है, हम मुश्किल बना रहे हैं इसको। अच्छा, तो हम यहाँ पर आए, अब मैंने कहा यार मुझे ना इस हेडिंग की स्टाइलिंग करनी है। हेडिंग की क्या करनी है, स्टाइलिंग करनी है। तो आपने एक फाइल बना ली जिसका नाम रखा .css। इसका नाम वही का वही होगा, वहाँ पे भी .css था, यहाँ पर भी
CSS होगा। लेकिन फर्क क्या है, वहां पर app.js था, यहाँ पर app.jsx। सही है भैया। अब मैंने कहा यहाँ पे h1 ले आओ, ऐसी स्टाइलिंग थी ना भैया वहां पर भी। तो आपने बोला इसका बैकग्राउंड कलर वाइट कर दो। अच्छा भाई वाइट कर दो, लेकिन यहां पर आए अभी भी ब्लैक ही है, इसलिए कि हमने इसको इंपोर्ट नहीं करा। किसको, इसको इंपोर्ट नहीं करना, फाइल को। किसको इंपोर्ट करना है, फाइल को, सीएसएस की। तो आप यहां पर आए, सबसे पहले आपने एक लाइन लगाई, इंपोर्ट ऐप डॉट सीएसएस। तो यहां पर आए, पेज पे हमने रिफ्रेश किया, बोल रहा है भाई ये क्या कर रहे हो। हमने कहा अच्छा ये लगाना है, डॉट स्लैश लगाया, बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो गया, वाइट हो गया। आ रही है समझ सबको कि भाई आपको डॉट स्लैश क्यों लगाना है। सेम अगर मैंने ये कॉल किया, ये एरर आएगा, क्योंकि जब भी आप फाइल को कॉल करोगे, अक्सर आपने फोल्डर याद किया होगा, डॉट स्लैश एक फोल्डर पीछे जाओ, डबल डॉट स्लैश दो फोल्डर पीछे जाओ, तो ये है उसी फोल्डर में है, तो आप डॉट स्लैश लगाओगे। सही है भैया, यहां तक सबको समझ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर ये सिंपल हेडिंग आ रही है। अब मैंने कहा यार इसी के अंदर मुझे स्टाइलिंग करनी है, इसी के अंदर क्या करनी है, स्टाइलिंग। तो मैंने यहाँ पर जाके लिखा इसका कलर जो है वो चेंज कर दो। वहाँ पर आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते थे, यहाँ पर भी स्टाइल का एट्रीब्यूट ही यूज़ होगा। फ़र्क क्या है, वहाँ पर हम लिखते थे स्टाइल इक्वल टू, और ये कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते थे। ऐसी है ना भैया। रेक्ट के अंदर इनलाइन सीएसएस करने के लिए आपको 2 बार कर ली, एक बार नहीं। आप बोलो सर एक बार लगा लो, एक बार ये नहीं मानेगा, आपको कितनी लगानी है, 2 बार। 2 बार कर्ली ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर आपने कहा भाई कलर इसका क्या कर दो, ब्लैक कर दो, ये ब्लैक तो है पहले से ही, ब्लू कर दो, और उसके साथ अब कोमा लगाकर, वहां पे सेमी कॉलन था सीएसएस के अंदर, यहाँ पर क्या होता था, कोमा लगाकर साइड फॉन्ट फैमिली। तो आप यहाँ जाकर इसकी फॉन्ट फैमिली जो भी आपको लगानी हो वो आप लगा सकते हो। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, तुम्हारे पास कुछ ब्लू कलर का और वो फॉन्ट फैमिली के हिसाब से हो गया। अब आप अगर तीसरी प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज की भी लगाना चाहो, मतलब जितनी प्रॉपर्टी हैं वो लगा सकते हो। फ़र्क क्या है, वहाँ पे लिखते थे फॉन्ट माइनस फैमिली। अगर मैं सीएसएस में जाऊँगा और फॉन्ट फैमिली लिख फॉन्ट साइज या फॉन्ट फैमिली, तो बीच में क्या आता है, माइनस। यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर कैमिल केस, यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि हाँ वही बिल्कुल। तो आप जावास्क्रिप्ट में बिल्कुल इसी तरह लिखते थे। तो क्योंकि अब आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो उसके लिए, तो आपने यहाँ से ये हटा दी। तो अब ये फॉन्ट फैमिली आपकी बड़ी नहीं हुई, क्यों भाई, हमने क्या किया है, फॉन्ट फैमिली 30, साथ में पिक्सल लगा दिया। अब हम चेक करते हैं, तुम्हारे पास अभी भी नहीं हुआ, एक मिनट, नहीं इसके अंदर ना फॉन्ट साइज और यहाँ जाके ये होगा, अभी भी क्यों नहीं कर रहा, एक मिनट। ये हमारे पास इसका फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज में जाके 30 पिक्सल हमने, या इसको 100 करके देखें, बड़ा अच्छा हो रहा है, वो 30 है ही इतना सा, सही है वो। मैं समझ रहा हूँ कि हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा है बेचारा। अच्छा यहाँ तक चेक करते हैं कि क्या यहाँ तक कोड सही था, नहीं 30 की जगह हम करते हैं इसको 100, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या ये कोड चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन चल रहा होगा, क्योंकि वही तो मैं ही बोलूँ कि यार क्या इससे मसला है। अच्छा यहाँ पे जाके इसने क्या हुआ, ये फालतू में ये लाइन आ गई। अच्छा ये लाइन आएगी, उसके बाद ये लाइन नहीं है, सही है। तो अब क्या ये बिल्कुल काम कर रहा है। अच्छा अगर मैं हटा दूँ ये मैंने हटा दिया, अब यहाँ पे आया, अब भी आपके पास काम कर रहा, तो आपको ये काम करना चाहिए था, मेरे पास नहीं हो रहा था। वो सिर्फ मसला क्या था कि आपका साइज 30 था और वो बाय डिफ़ॉल्ट भी 30 था, इसलिए। तो आप यूँ करके वैल्यू लगा सकते हो, तो आपके पास ये काम करेगा। तो अब आपको रेक्ट का प्रोजेक्ट बनाना आगे हम इजीली बना सकते हैं, ऐसी है ना भैया। रेक्ट का प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, रेक्ट के प्रोजेक्ट को हम रन कर सकते हैं। रन करने के लिए कमांड है npm run dev। तीसरा इनलाइन सीएसएस लगा सकते हैं, अभी हमने इनलाइन सीएसएस लगाई ना भाई। दूसरी हम एक्सटर्नल लगा सकते हैं इंपोर्ट करके। अब हमारे पास क्या है, अगला स्टेप, एक चीज़ कि भैया हमें
यहाँ पर एक फाइल में मल्टीपल कंपोनेंट्स मंगाने हैं, मतलब एक ऊपर हेडर बना हुआ है, वो हमने अलग से एक क्लास में बनाना है। या पहले इमेज लगाना देख लेते हैं। इमेज के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे इमेज के लिए वहाँ पर भी आप डॉलर की इमेज देखोगे तो खुद ब खुद डॉलर आएगा, तो बस मेहनत करनी होगी। तो इमेज लगाने के लिए सिंपल, जैसे इंटरनेट पे लगाते थे इमेज, बिल्कुल वैसी की वैसी, इंटरनेट बोल रहा हूँ, HTML के अंदर, तो इसी तरह आप लगा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ आपने अक्सर देखा होगा यहाँ से पिक्चर की लिंक और आती है, और जब आपने ये कॉपी इमेज एड्रेस किया, यहाँ पर ये कोई और लिंक देता है, जब आप इस पर क्लिक करते हो और छोटी बड़ी, तो आपने छोटी वाली लिंक लगानी है, इतनी बड़ी लिंक नहीं लगानी कि वो बेचारा पागल हो जाए। ये अभी बहुत ज़्यादा बड़ी लिंक होगी है, तो हम यहाँ जाके ये लगा देते हैं, और यहाँ जाके हमने इसको बंद कर दिया। याद रखना है, अक्सर आपने वहाँ पर, अच्छा अब ये एरर क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो रिएक्ट के अंदर एक पेरेंट होना चाहिए, हर कंपोनेंट का एक क्या होना चाहिए? पेरेंट। सर पेरेंट कैसे बनाएंगे? अक्सर अवाम लगाती है डिव, अक्सर अवाम क्या लगाती है? डिव, और ये डिव का कोड उठाकर पूरे का पूरा एक के अंदर डाल देंगे। तो ये भैया एक चीज़ ये हो गई, ये अभी भी एरर दे रहा है, इसका बताता हूँ क्यों एरर दे रहा है। अब ये एरर खत्म हो गया। अच्छा, डिव हमने दिया, अब आपके पास डिव की जगह रेक्ट बोलता है कि आप खाली स्टार्ट ब्रैकेट और खाली एंड ब्रैकेट लगा दोगे, लेकिन ये होना चाहिए, ये नहीं होगा तो आप एक साथ मल्टीपल टैग नहीं लगा सकते। आ रही है समझ कि एक पेरेंट होना चाहिए हर कंपोनेंट के अंदर, तो पेरेंट आपने ये बना दिया। यहाँ तक सब कुछ समझ आ गई? ये तो इंटरनेट की पिक्चर थी, और यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास शो हो रहा होगा, हमारे पास डॉलर की पिक्चर ऊपर आ गई। अच्छा, अब सवाल है कि भाई ये क्यों लगा रहे हैं? वहाँ तो हम नहीं लगाते थे। रिएक्ट के अंदर हर टैग लाजमी बंद होना चाहिए, अगर वो सेल्फ क्लोजिंग था। इमेज का टैग सेल्फ क्लोजिंग का तो पता है ना भाई, कि वो खुद ब खुद बंद होता है, उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपने क्या करना है, जो टैग सेल्फ क्लोजिंग है उसके आखिर में क्या लगाना है? स्लैश। जैसे एक टैग था BR का टैग, HR, यार कौन सी क्लास के हैं? तो आज क्लास थोड़ी है भैया 5 to 7 की, आज है क्या? हाँ, मतलब आप इसी क्लास के हैं ना? हाँ, मैंने कहा ये ना वो संडे मैसेज कर दियो नई क्लास को, इससे बाद वाली भी। अच्छा सही है, सही फिर सही है भाई, बैठ। अच्छा लेट क्यों? अच्छा मैसेज लेट लगा। अच्छा भाई, हमने रेक्ट स्टार्ट कर दी है, और यार आप इनसे पूछ लेना कि भाई रेक्ट कहाँ से स्टार्ट की और क्या सीन है, और बाकी जो टॉपिक हैं वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ लाजमी कवर कराता रहूँगा जब जब टाइम मिलेगा। अच्छा, तो हमारे पास अब जैसे एक HR का टैग है, जैसे एक HR का टैग है, तो HR का टैग भी हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर। यहाँ पर लाजमी बंद करना पड़ेगा, यहाँ पर लाजमी क्या लगानी पड़ेगी? स्लैश। जी क्या बोल रहे हैं? अच्छा मैंने कहा पता नहीं कुछ नहीं, जो भी हो भाई, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो या जो भी हो बोल सकते हो भैया, टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे चलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ताकि अगर समझ नहीं आ रही मुझे बताओ, उसके बाद भी नहीं आए तो ट्रेनर को, वो शिव भाई को बताओगे यार ट्रेनर की समझ नहीं आ रही, आपस में टेंशन नहीं लेनी यार। अच्छा, तो हमारे पास HR के बाद आपने सेल्फ क्लोजिंग लगाना, मतलब कोई भी टैग, एक ऐसा टैग जो बंद ना हो सके। आप बोलो सर ये B का टैग भी तो है, लेकिन B का टैग खुद बंद हो सकता है, ऐसी है ना भैया। तो इसके लिए ये मत करना गलती से भी कि हम स्लैश लगा दें, कि भाई नहीं हो, जो टैग खुद बंद नहीं होता उसके लिए लगाना है स्लैश। इमेज का टैग हो गया, BR का टैग हो गया, HR का टैग हो गया, इसके लिए। हाँ, इनपुट का टैग, बिल्कुल इनपुट का टैग, तो इस टाइप के टैग के लिए आप ये लगाते हो। ये तो आ गई इंटरनेट की पिक्चर कि हम इंटरनेट की पिक्चर कैसे स्टोर कराएंगे और कैसे शो कराएंगे इसमें। हाँ अच्छा, हाँ आपको गुड, आपको अगर क्लास बनानी है, अब जैसे भाई मुझे इमेज की एक क्लास बनानी है कि भाई क्लास पे इसकी बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए सिर्फ क्लास नहीं, उसके लिए यहाँ पे नाम क्या होता है? क्लास नेम। यहाँ पर क्या होगा? क्लास नेम। इमेज के लिए
जी सर वो भी बता रहा हूँ, इसके बाद वही वही बताऊंगा। IMG, यहाँ पे आपने दिया IMG, कॉपी किया, यहाँ पर आकर .img आपने दे दी भाई विड्थ 1000 पिक्सल, तो हमारे पास ये पिक्चर 1000 पिक्सल पे विड्थ चली गई। और इसका हाइट, इसके मतलब वो जो क्लासेस थी, वो जो आपने लगाना था वो आप बिल्कुल लगा सकते हो। इसमें HTML की फाइल नहीं होती, इसके अंदर डायरेक्ट आप ये कोड लिख रहे होते हो। ठीक है भाई। अच्छा, अब ID की बात करते हैं। जैसे ID के लिए मैंने यहाँ पर B का टैग बना लिया, B के अंदर ID, और ID के अंदर आपने दे दिया बोल्ट टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। ये लाजमी लिखना है। अक्सर आपको यूनिवर्सिटी कराती है कि जब पहली क्लास होती है तो हेलो वर्ल्ड, जो भी सीखो हेलो वर्ल्ड लिखो ताकि समझ आ सके। जी रिकॉर्ड हो रही है सर। क्यों, मतलब समझ नहीं आ रही? अच्छा अभी आया, अच्छा वहाँ से उठ के आया। अच्छा मैंने कहा जो पहला बेचारा बैठा हुआ है तो। अच्छा भाई, तो आपने यहाँ जाकर फ़ॉन्ट देखो, कोई भी चीज़ जहाँ से आपको समझ नहीं आए, बाकियों को नहीं देखना उनको समझ आ रही है या नहीं आ रही, अपने आप को देखना है कि यार ये चीज़ मेरे ऊपर से जा रही है, तो पूछना है। आज क्योंकि बच्चे काम है, अब नेक्स्ट 2-3 क्लासेस के बाद 1 से 3 वाले भी होंगे और आप भी होंगे, तो फिर ये नहीं कि हम पीछे बैठे हैं तो बस सही है चलता रहे, क्योंकि उनको समझ आ रही होगी, आपको नहीं आ रही होगी, तो आपने पूछना है सवाल। ऐसा नहीं कि बस सही है चल रहा है तो चलने दे, क्योंकि हम खुद सीखने आया ना भाई, बाकियों को थोड़ी देखना है। अच्छा, तो हमने ये ID लगाई और यहाँ पे चेक किया तो हमारे पास ये वही की वही स्टाइलिंग हो गई ID के ऊपर। मतलब ID के लिए सिंपल वही है, ID में ID नाम नहीं लिखना, ID में सिर्फ ID। सही है भैया। तो अब हमें टैग यूज करना आगे। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन इमेज। ये तो इंटरनेट की पिक्चर थी, इस तरह लगती है। ऑफलाइन पिक्चर के लिए जैसे ये डॉलर की ये पिक्चर सेव करते हैं, ज़्यादा डॉलर्स, तो यार जैसे अलग अलग ID होगी ना। हाँ, मतलब अगर आपकी दूसरी है तो आप यूं करके लगाओगे। मतलब ये इसकी बात कर रहे हैं, जो बोल्ड लिखा हुआ है इसकी बात कर रहे हैं कि मैं एक और I का टैग है, इसके अंदर भी ये ID लिख दूं, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर आपने जब ये लिखा और यहाँ जाके आपने अच्छा, तो अब आपने यहाँ पे, अब देखिए ये जो है ना, आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ पर आए और यहाँ आके चेक किया, क्योंकि आपको पता है भाई जो स्टाइलिंग उस ID पे थी वो स्टाइलिंग इस ID पे भी करेगा। आप वही की वही लगा सकते हो, ID बोल्ट, तो दोनों पे आप लगा सकते हो बिल्कुल। मतलब जो स्टाइलिंग आपने यहाँ लगाई थी वही की स्टाइलिंग वहाँ पे लगी हुई है उसके ऊपर। इसकी बात कर रहे थे ना या नहीं? I का टैग तो यूज़ किया है। नहीं, अगर कोई चीज़ है तो पूछो भैया, टेंशन नहीं है। मतलब क्या चीज़ पूछना चाह रहे हो आप कि B का टैग के अंदर मैंने ID लगाई, वहाँ पर भी ID लगाई, तो हाँ वो तो लग जाएगी बिल्कुल। आप भले जो भी टैग हो उसके ऊपर आप CSS लगाना चाहो तो बिल्कुल लग सकती है। अब जैसे हमने ऊपर स्टाइल से भी लगा ली, क्लास से भी लगा ली, ID बना के भी लगा ली, वो इजीली हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन पिक्चर कैसे यूज़ करेंगे। ये आपने पिक्चर सेव की, सेव करने के लिए आपको एक फोल्डर दिया हुआ है इसने। हाँ, ऑनलाइन के लिए आप डायरेक्ट इमेज का टैग वही का वही और SRC के अंदर वो लिंक पास कर दी। बस ये करना है कि वो जो टैग होगा उसको वो, क्योंकि वहाँ पे तो बंद करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ बंद करना पड़ता है, जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। मतलब जिसको अब वहाँ पर आप HTML में सिर्फ इमेज का टैग लगाते थे, उसको बंद नहीं करते थे। जो टैग खुद बंद नहीं होता था उसके आखिर में आप ये लगाओगे, उसको बंद करना लाजमी। अगर बंद नहीं करोगे तो ये आपके कोड में एरर देगा, आपको कोड ही नहीं लिखने देगा, ये बोलेगा भाई बंद।
हाँ इनपुट का टैग बिल्कुल, मतलब जितने भी टैग है ना उन सबको सेल्फ क्लोजिंग है, इनपुट हो गया और जितने भी हैं वो सब आपके पास इसी तरह यूज़ हो रहे होंगे। जी सर, जी सर, उसके बाद भी आप लगाओगे, जैसे आपने एच आर लगाया ना, एच आर में लाइन लगाई यार, अरे मोबाइल किसका बज रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास बी आर आ गया, ब्रेक लाइन, इसको भी अगर आप बंद नहीं करोगे ये एरर देगा, आपको कोड नहीं लिखने देगा। तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, स्लैश लगा दिया। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके भाई, नहीं है या बिल्कुल खामोशी का मकसद के समझ नहीं आ रहा? आ रहा है समझ? यस, सेकंड रो समझ आ रही है? या कोई सवाल? देखो कोई भी सवाल हो भैया, हाँ आपको वैसी समझ नहीं आती क्लास में तो फिर भी आपने पूछना है, क्योंकि यार पेट्रोल बहुत महंगा है। आज पेट्रोल लगा के आयो तो आज तो सीख के जाओ, क्या पता नेक्स्ट क्लास में ना हो, लेकिन आज आयो तो आज तो सीख के जाओ, पेट्रोल बहुत महंगा है मेरे भाई। तो अगर नहीं समझ आ रही, बाकियों को नहीं नहीं देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब क्योंकि आज रश नहीं है, नेक्स्ट क्लास में होगा तो फिर हम बोलेंगे पता नहीं वो बाकियों को समझ आ रही है इसलिए हम चुप बैठे। नहीं भाई, आपको नहीं समझ आए आप उसी टाइम ट्रेनर को रोक सकते हो कि यार ये समझा, मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, इसके अंदर मैं इमेज सेव करने की बात कर रहा हूँ कि इमेज सेव आपके पास फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होता है एसेट्स का। कौन सा फोल्डर होता है? एसेट्स के अंदर। ये कहाँ होता है? एसआरसी के अंदर। आपके फोल्डर जो उसने रेक्ट, अब ये फोल्डर कहाँ से आया था? ये फोल्डर जब आपने ये कमांड चलाई थी वहाँ से आया था। जब आपने फर्स्ट रेक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो उसने मल्टीपल फोल्डर्स दिए थे जो कि हमारे सामने अभी शो हो रहे हैं, ये रहे। एसआरसी के अंदर ये रेक्ट वाला है, हम रेक्ट वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यू फोल्डर इसमें जाते हैं, ये वाला। अब एसआरसी, इसके अंदर एक एसेट्स का फोल्डर पड़ा हुआ है। आपने एसेट्स के फोल्डर के अंदर, एसआरसी के अंदर जाकर एसेट्स के फोल्डर में एक इमेज का फोल्डर बनाना है। एक किसका फोल्डर बनाना है? इमेज का। और उसके अंदर आपने बोला IMG के नाम से सेव करा दिया। अब आप इधर आए, एक और टैग लिया आपने, IMG SRC सोर्स, हमें पता है कि ये बंद होना चाहिए। अब ऑफलाइन पिक्चर के लिए सबसे पहले पिक्चर को इंपोर्ट किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा? इंपोर्ट किया जाएगा किसी भी नाम से। मिसाल के तौर आपके ऐप उसका नाम है लोगो, पिक्चर का नाम लोगो है तो इंपोर्ट लोगो फ्रॉम किस फाइल से आ रहा है, तो आपने यहाँ पास किया। क्योंकि अब देखो, आप यहाँ पर जाओगे तो सबसे पहले तो हमें किस फोल्डर में जाना है? एसेट्स में। तो हमने बोला एसेट्स। अच्छा, एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, हम यहाँ पे वो बोल रहा है भाई ये लगा दो, हमने कहा अच्छा भाई लगा दिया, एसेट्स स्लैश इंपोर्ट। नहीं, इसके अंदर ना एरर क्यों दे रहा है यहाँ पर? फ्रॉम, अच्छा आपको ये इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालना है। आपने कर्ली ब्रैकेट में डाला इंपोर्ट फ्रॉम कौन सी फाइल से? एसेट्स। और एसेट्स के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है, कौन सा? इमेजेस। यहाँ पे आपने जाके डाला इमेजेस, और इमेजेस के अंदर आपने एक और फोल्डर बनाई, फाइल है जिसका नाम है img.jpg। अब आपने ये नाम यहाँ से उठाकर यहाँ पे आके पेस्ट किया। यहाँ पेस्ट करने से पहले कर्ली ब्रैकेट लगानी है, सही है भैया? और ये आपने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आए तो हमारे पास, अच्छा शो नहीं हुई। अच्छा, शो क्यों नहीं हो रही भाई? कोई ना कोई एरर आया होगा इसीलिए शो नहीं हो रही। डज नॉट प्रोवाइड नेम लोगो, ओके। जब ये दे रहे हैं तो यहाँ पे फट रहा है ये। अच्छा, नहीं फटेगा, सही है। तो फर्स्ट वाली इमेज इतनी बड़ी हाइट क्यों? अच्छा, यहाँ पे हमने दी हुई है, इसको हम थोड़ा कम करते हैं, विड्थ को 100 करते हैं ताकि दोनों के दोनों पिक्चर आ जाए। इसमें हमने हाइट भी डिफाइन की हुई है, बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे वैसे ही बाय डिफॉल्ट इतनी बड़ी है तो हमने क्लास नेम दे देते हैं ताकि ये क्लास नेम
कॉल हो जाए और ये सेम एक साथ, तो एक इमेज ये रही और एक इमेज हमारे पास ये वाली, फर्स्ट वाली ऑफलाइन वाली है, सेकंड वाली ऑनलाइन वाली है। ऑफलाइन के लिए अगर 10 पिक्चर है तो 10 पिक्चर यूं करके इंपोर्ट होंगी, आ रही समझ। ऑफलाइन है तो 10 पिक्चर 10 के 10 इंपोर्ट करानी पड़ेंगी, अगर 20 है तो 20 इंपोर्ट करानी पड़ेगी। इसीलिए बोला जाता है कि रेक्ट की लाइब्रेरी के अंदर आप इंटरनेट की पिक्चर्स यूज़ करते हो या फिग्मा से लाइव पिक्चर यूज़ करते हो, ताकि आपको ये बार बार इंपोर्ट ना करना पड़े। यार बेटर यही है कि इंटरनेट से, क्योंकि आप वेबसाइट इंटरनेट पे बनाने के लिए जा रहे हो, तो हाँ ये है कि वो आपके क्लाउड पर होनी चाहिए, पिक्चर आपके क्लाउड पर हो। ऐसा नहीं कि आपने ये पिक्चर उठाई हुई है ये ली इंटरनेट से, क्या पता कल ये पिक्चर डिलीट हो जाए, तो फिर वो लिंक तो आपके क्लाउड पे होगी तो स्टोर रहेगी आपके पास। सही है भैया। तो अब इसी तरह आपने एक और इमेज जैसे लगानी है, जी जी, क्लाउड मतलब आपके जो अपना होगा ना, AWS का खरीदोगे या सी पैनल का खरीदोगे, वो क्लाइंट आपको खुद देता है, फिर वहाँ पिक्चर अपलोड करके फिर वहाँ की लिंक आप लगाते हो, वो भी ऑनलाइन होता है। अच्छा, तो अब आपके पास यहाँ पर एक नई पिक्चर लगाई जिसका नाम रखा 1.jpg। आप यहाँ पर आए, आपने इसको कॉपी किया, इस लाइन को पेस्ट कर दिया और लोगो की जगह मतलब यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो जो आपका दिल करे, जैसे वेरिएबल में करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फाइल का नाम होगा वही का वही लिखा जाएगा। तो आपकी फाइल का नाम है इमेज के अंदर 1.jpg, तो 1.jpg आ गया। एक और इमेज का टैग बना लिया और इसके अंदर आपने न्यू पास कर दिया, तो ये आपके पास 3 पिक्चर लगी आ चुकी होंगी, तो ये तीसरी पिक्चर भी आ गई। सही है भैया। इसकी हालत बेचारे किस तरह क्यों ख़राब हो रही है, क्योंकि हमने बॉर्डर रेडियस सेट किया हुआ है, इस बॉर्डर रेडियस को हटाते हैं ताकि ये पिक्चर बेचारी तीनों सही हो जाए। सही है भैया। तो अब ये पिक्चर्स बिल्कुल सही करके आ रही हैं, हाइट और विड्थ, ये मतलब स्टाइलिंग तो आप बिल्कुल जैसे पहले करते थे वैसे की वैसे ही करेंगे। तो अब ये काम आपका मेन काम क्या है, अब आज जाके रेक का प्रोजेक्ट बनाना वाइट के साथ। सेकंड है उसको npm इंस्टॉल चलाना, स्क्रिप्ट को सीखना कि भाई स्क्रिप्ट में क्या npm रन डेव करोगे। उसके बाद अब जो हमने काम किया कि भाई इनलाइन सीक्वेंसेस कैसे लगाते हैं, एक्सटर्नल कैसे लगाते हैं, आईडी, क्लास नेम, और आपके पास इमेज किस तरह लगाई जाती है और इंटरनेट की इमेज किस तरह लगाई जाती है, ये सब। और अब एक चीज़ और सिखा रहा हूँ कि आपके पास कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये बहुत मेन चीज़ है, कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने अक्सर वेबसाइट में हेडर देखा होगा, तो आपके पास क्या होगा कि आप HTML में क्या करते थे, हर फाइल में हेडर का कोड लिखना पड़ता था। ऐसे ही है ना भाई, हर फाइल में जाकर हेडर का कोड लिखते थे तभी शो होता था। यहाँ पर आप हेडर का अलग से कंपोनेंट बनाओगे और वो हर क्लास में कॉल होगा। आ रही है समझ कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ जाकर एक हेडर का कंपोनेंट बनाया, फाइल का नाम .js नहीं .jsx, जावा स्क्रिप्ट विथ XML। अब यहाँ पर जाकर आपने ये फंक्शन बनाया कॉन्स्ट हेडर रिटर्न करा दिया। रिटर्न के अंदर आपने अभी के लिए एक ये पास करना जरूरी है कि इसका एक पेरेंट। अभी हमने बात की कि अगर मल्टीपल टैग अगर सिंगल है तो मसला ही नहीं है, तो ये एरर नहीं देगा, लेकिन अगर 2 टैग लगाने हैं तो इसके ऊपर एक पेरेंट होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास एक ही टैग है तो आपने सिर्फ ये लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये हेडर जो है ना, ये जो कंपोनेंट मैंने लिखा हुआ है ये इससे ऊपर शो, लोगों से भी ऊपर हेडिंग ये शो, तो सबसे पहले तो इसको बाहर लेकर जाना है। इसको क्या करना है, बाहर लेके जाना है। अब एक्सपोर्ट करते वक्त हम 2 तरीके यूज करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एक सिर्फ एक्सपोर्ट। फर्क क्या है भैया, इसकी एग्जांपल जब मैं खुद सिखा रहा होता हूँ मैं सिंपल ये देता हूँ कि भाई देखो, एक होता है इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट, ये मेन लॉस है। इंपोर्ट से हमें ये समझ आती है कि भाई कहीं से हम मंगाएंगे, एक्सपोर्ट हम कहीं बाहर भेजेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जब आपके पास एक चीज़ बाहर आएगी, जब आपके पास एक चीज़, मतलब अभी यहाँ से कितनी चीज़ें बाहर जाएंगी, एक,
लेकिन अगर मैं इसके साथ दो कंपोनेंट बना दूं और मुझे दोनों लेके जाने हैं, तो अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं, एक्सपोर्ट। आ रही है समझ? अगर एक फाइल से एक चीज बाहर जाएगी तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब हम पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाला करते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो हेडर का नाम था ये आपने दे दिया, सही है भैया। हेडर जो नाम था वो आपने यहां दे दिया। आ रही है सबको समझ? अब मुझे इसको यूज करना है तो मुझे यहां पर देखिए ये दोबारा इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मैं एक टैग बनाऊंगा और टैग के अंदर हेडर लिखूंगा। ये आप देख रहे हैं ये खुद आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक किया तो एक लाइन खुद ब खुद क्या होगी, इंपोर्ट हो गई। आ रही है समझ कि मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये लाइन तब ही आएगी जब आपने वहां से इंपोर्ट किया होगा, ओ एक्सपोर्ट किया होगा। अब आप बोलो अभी यहाँ पे लिखा हुआ हो हेडर, तो मैं लिखता रहूं, मुझे कभी भी वो लाइन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने क्या नहीं किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किया। आ रही समझ भैया? जी जी हाँ आ जाएगी, उसका अभी करके बताता हूँ। अभी हम पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को देख रहे हैं, सही है भैया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अब हम यहाँ पर आए, ये हमारे पास इसका नाम है हेडर। एक मिनट, इसको स्पेलिंग गलत लिखी हुई हमने, यहाँ देखते हैं। अब ये हमारे मेरे को लाइन लाजमी देगा। मैंने लिखा हेडर, तो फर्स्ट देख रहे हैं, फर्स्ट पे जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस करते ही हेडर की लाइन ऊपर इंपोर्ट होगी, तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगर मैं चेक करता हूं अपने आउटपुट में तो ऊपर हेडर लिखा हुआ आ गया। आ रही है समझ? अब आपने बोला कि यार एक साथ दो चीजें बाहर जाएं, एक साथ। अब एक चीज और, अक्सर आवाम क्या गलती करती है, इसका नाम स्मॉल किया, इसका नाम भी हमने स्मॉल कर दिया, एच हमने क्या किया, स्मॉल, सेव किया, मतलब इन सब की जगह हमने ये स्मॉल लफ्ज लिख दिया। और यहां पर आए, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा, आपका वो H1 की हेडिंग शो नहीं होगी। क्यों भाई, क्यों नहीं हो रही? फर्स्ट लेटर नहीं, केस सेंसिटिव तो है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, हेडर, तो इसका नाम भी क्या है, हेडर। इसके अंदर जब भी टैग बनेगा, जब भी क्या बनेगा, टैग, तो फर्स्ट लेटर लाजमी कैपिटल होगा। लाजमी क्या होगा, कैपिटल, वरना इसको एक ये टैग समझेगा, वरना इसको क्या समझेगा, क्योंकि टैग सबके सब स्मॉल होते हैं, H1 H3। अब एक चीज देखते हैं कि अगर मैं H1 को गलती से मैंने H1 कैपिटल कर दिया, यहां पे भी H1 कैपिटल किया, तो H1 कैपिटल किया, अब जो कोड था सब गुम हो गया। क्यों? कि वो H1 को एक टैग नहीं, एक कंपोनेंट समझ रहा है। एक क्या समझ रहा है, कंपोनेंट। तो टैग तो हमें पता है सब किस में होते हैं, स्मॉल में, तो भैया इसका फर्स्ट लेटर लाजमी कैपिटल होना चाहिए। आप बोलो सर यहाँ तो आपने H स्मॉल लिखा हुआ है, H स्मॉल लिखा है और यहाँ पर मैंने H कैपिटल लिखा है और आउटपुट में जा रहा हूं तो हेडर शो हो रहा है। क्योंकि जब आपके पास एक चीज बाहर आती है तो आप उसको किसी भी नाम से पुकार सकते हो। मतलब आपका दोस्त अपने घर से बाहर आ रहा है, अकेला है, तो आप उसको किसी भी नाम से पुकारोगे जो आपने उल्टा नाम उसका रखा होगा। लेकिन अपने वालिद के साथ आएगा तो फिर आप उसका उल्टा नाम नहीं लोगे, क्योंकि अब जब एक चीज बाहर आ रही है तो मर्जी है कुछ भी नाम लिखो। यहां पर स्मॉल में H था, यहां पर कैपिटल में लिखा, कोई मसला नहीं हुआ। अब मैं यहां पर गया और इसका नाम मैंने H हेडर 2 कर दिया। हेडर क्या कर दिया, कौन सी क्लास, इतना लेट? सही है भाई। अब अच्छा, अभी तो टाइम फिर 1 से 3 हो जाएगी, फिर क्या क्या करोगे? सही है भाई, ओके यार बैठो। मुझे पता है अभी समझ तो वैसे नहीं आएगी और मैं लंबी करूंगा फायदा नहीं है। आप हाँ अच्छा, आपने बोला खत्म होगी है। अच्छा ये भी अच्छा है भाई, गलती होगी, वरना मैं खत्म कर देता, मैंने स्टार्ट ही लेट की है। अच्छा तो यहाँ पर जाके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, अब देखो दो चीजें बाहर नहीं जा सकती। अच्छा मैंने रेक्ट स्टार्ट की है,
अभी मैं स्टार्ट से अगर समझाऊंगा तो आपके लिए लंबाई होगी, मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप इस वीडियो को देखना इजीली हो जाएगा। सही है, कुछ मसला है तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैं ऐड हो जाऊंगा, कोई मसला हो ना, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत इशू होंगे और आपने ट्राई करना है, कोशिश करनी है, तो कोई मसला है वो लाजमी ग्रुप पे शेयर करो ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। सही है भाई, मैं वीडियो की लिंक शेयर करूंगा। ठीक, सेट है। अच्छा, तो आपके पास एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की जगह याद रखना है, जब भी एक से ज़्यादा चीज़ें बाहर जा रही होंगी तो आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लगा सकते, एक चीज़। दूसरा, इसके स्टार्ट और एंड पर कर्ली ब्रैकेट लगानी है। अगर एक फाइल से एक से ज़्यादा चीज़ें बाहर जा रही होंगी तो एक्सपोर्ट के अंदर कर्ली ब्रैकेट और उन फंक्शंस का नाम, इसका नाम क्या है, हेडर, इसका नाम क्या है, हेडर 2। ये काम हो गया। तीसरा स्टेप क्या करना है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा और पेज पे रिफ्रेश किया तो ये बेचारा सब फट गया। ये बोल रहा है भाई देखो तुमने मुझे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है, यहाँ पर अब इसका नाम क्या है, हेडर, तो आप इसको इस तरह कॉल कराओगे, हेडर। आपने हेडर कॉल कराया तो आपके पास जब पेज रिफ्रेश किया वो हेडर का कंपोनेंट नहीं आएगा। तो अब आपने क्या करना है, अब ये जो एच है ये भी लाजमी क्या करना होगा, कैपिटल करना होगा। फर्स्ट लेटर क्या करना होगा, कैपिटल। इसको भी आपने क्या किया, कैपिटल। और जब कॉल कराओगे तब भी आपने क्या किया, कैपिटल। तो अब आपके पास ये हेडर शो हो गया। सही है भैया। तो अभी यहाँ तक हम इस क्लास को एंड करते हैं ताकि मैंने ज़्यादा कर रहा है, मुझे पता है क्योंकि स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास है, रेक्ट की ऊपर से ही जाएगा। ये पूछे ये है रेक्ट। हम हाँ बता रहा हूँ भाई, थोड़ा सा क्यों, मेरा काम है यार, आप जब तक बोलोगे भाई ये बताओ मैं बताऊंगा यार, कोई मसला नहीं। अच्छा देखिए भाई, हमने आज से स्टार्ट किया रेक्ट। रेक्ट के अंदर एक फ्लेवर यूज़ किया वाइट। रेक्ट की एप्लीकेशन हमने बनाई है इस कमांड के ज़रिए, npm create white @latest। उसके बाद हम एक कमांड चलाते हैं npm install, जिसके ज़रिए हम पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। npm run dev किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए क्यों चलाते हैं भाई, क्योंकि आपका ये सर्वर पे चलता है। अब जैसे ही मैंने ये लाइन यहाँ पर गया और कंट्रोल C किया, इस सर्वर को बंद कर दिया और इधर आके पेज पे रिफ्रेश किया तो अब इधर कुछ भी लोड नहीं होगा। क्यों कि इसका सर्वर बंद हो गया है, वैसे लोड नहीं होगा, इसको ये सर्वर पे चलाना है, लोकल होस्ट पे चलेगा। npm, हाँ लोकल सर्वर, npm run dev ये आप करते हो तो आपको एक लिंक मिलती है, ये लिंक उठा के आप यहाँ डालते हो और पेज पे रिफ्रेश करते हो तो ये कोड चलेगा, ये कमांड के जरिए रन होगी। जी जी, HTML देखो, HTML के अंदर सिर्फ आप HTML का कोड लिखते थे, उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड आप स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखते थे। XML क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के साथ आप HTML का कोड लिख रहे हो। देखो आपका ये जावास्क्रिप्ट है ऐप, उसके अंदर आपने अपने टैग लिखे हुए, HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों का कोड आप एक साथ लिख सकते हो, तो उस टाइप को बोलते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट विद XML के टैग। जो टैग है ना, वैसे टैग की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यही है ना। तो वो जो मार्कअप का टैग है ना उसको आप XML बोलते हो। XML का मकसद कि आप अपने हेडिंग के टैग, मतलब जितने भी टैग हैं वो जावास्क्रिप्ट के साथ यूज कर सको। HTML के जरिए तो आप फिर जावास्क्रिप्ट ही ना लिख सकते। अब आप अपनी जावास्क्रिप्ट और HTML को एक साथ लिख नहीं सकते ना। अब index.html की फाइल है, उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक पेज रिफ्रेश होता है, आपने जो अपनी वेबसाइट बनाई थी HTML के अंदर, उस पेज पर जैसे क्लिक होता था तो ये पेज रिफ्रेश होता था, ऐसी है ना। रेक्ट में ये नहीं होता, रेक्ट में कभी भी पेज रील। अब सबसे बड़ी एग्जांपल एक तो फेसबुक है, दूसरी है ओलेक्स। ओलेक्स भी रेक्ट के ऊपर बनी हुई है। जो वेबसाइट रेक्ट के ऊपर बनी होती है उसका पेज कभी रीलोड नहीं होता।
तो ये तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट टाइम दोनों दोनों कंपोनेंट रेंडर हो चुके हो, क्योंकि रेक्ट की एप्लीकेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन है, एसपी एप्लीकेशन है। तो इसलिए आपके पास वो होते हैं। अब जैसे ये इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ये सब इसकी पेजेस हैं। आज जो मैंने इससे पहले वाली क्लास को काम करवाया ना, जो 1 से 3 वाली, अगर वो मैं शो करवाता हूँ, मेरे ख्याल में यही वाली है, नहीं ये नहीं है, हाँ राउटर क्लास ये वाली है। इसको अगर हम रन करते हैं npm run dev, तो यहाँ पर ये लिंक की हुई है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे यूज़र लिखता हूँ तो ये मुझे यूज़र के पेज पे लेके चला जाता है। तो ये लिंक्स हैं। अगर मैं यहाँ पर जाकर एडमिन को हिट करना चाहता हूँ तो ये मुझे एडमिन का पेज नहीं दिखाता कि नहीं भाई आप एडमिन चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्या आप एडमिन, ये नहीं, ये अभी रिफ्रेश इसलिए हो रहा है क्योंकि ना बताऊँ, आप ऊपर से चेंज कर रहे हो। अब मैं इसको, अगर आप चाहते हो कि भाई इसको हम रिफ्रेश ना करें, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। इसका कोड तो दिखाऊंगा तो समझ कुछ भी नहीं आएगी। कोड से अच्छा क्या है, मैं आपको ये डायरेक्ट होम पेज यहाँ लिखता हूँ ताकि होम का कंपोनेंट शो हो जाए मेन पर और हम आपको दिखा सकें कि हम क्या बात कर रहे हैं। सर्वर बंद कर दिया, अच्छा। तो अब ये देखो, अब मैं अगर अबाउट के, अब आप इधर देखना, मैं अबाउट के पेज पे जा रहा हूँ, कोई पेज रिफ्रेश नहीं होगा। क्यों? कि आप रेक्ट के अंदर चल रहे हो और रेक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं होता कि आपका पेज रिफ्रेश हो। तो ये काम हम तब करेंगे जब हम रेक्ट राउटर पढ़ेंगे। अभी तो हमें रेक्ट राउटर, आज तो हमारी फर्स्ट क्लास है तो इसलिए ज़्यादा होगा तो हमें हमारे ऊपर से जाएगा। सही है भैया? तो आज के लिए आप यहाँ तक ट्राई करके आओगे कि आपको HTML के अंदर टैग वगैरह जितने भी हैं वो आप रेक्ट में यूज़ करोगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपको पता लग गया और इमेजेस वगैरह और CSS लगाना। सही है भैया?